आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ जागृति। रुक कर लेते हैं खबरों का। देहरादून में बीते दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दौरा किया। शहर के सर्वे चौक पर कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर सीएम का स्वागत किया। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी का विजय जुलूस निकाला। वहीं विजय जुलूस द्वारिका चौक होते हुए बीजेपी मुख्यालय पहुंचा, जहां सीएम धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा कि हम 2025 तक उत्तराखंड को भारत का अग्रणी और सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। तो विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान लोग कह रहे थे कि 2025 सीट भी नहीं आएंगी, पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने पार्टी का संकट से निकालने का काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम मतदाताओं का शुक्रिया अदा करता हूं। तो देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दौरा किया, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। तो वहीं सीएम धामी का विजय जुलूस भी निकाला गया। इस सभा में यहाँ पर अभी आप सबसे पहले तो चंपावत क्षेत्र की जनता का, चंपावत क्षेत्र की महान जनता का सबका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक इतिहास बनाया है। एक ऐतिहासिक मतदान करके ऐतिहासिक रिकॉर्ड और एक तरफा जो मतदान किया है, उसके लिए मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। साथ में हमारे जितने कार्यकर्ता सब काम कर रहे थे, उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मंडलों के पदाधिकारी से लेकर पन्ना प्रमुख तक लगातार उन्होंने काम किया। ये विजय हमारे संकल्प को और मजबूत करती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, देश के उन क्षेत्रों में भी विकास होना है जो छूट गए हैं, वंचित रह गए हैं, जो पिछड़ गए हैं, उन सभी को आगे लाना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड से विशेष प्रेम है, जो स्नेह है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम सब संकल्प लेकर इस विजय को विकास के रूप में, इस विजय को लोगों की सेवा के रूप में और समर्पण के भाव से हमारे सभी कार्यकर्ता, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। उत्तराखंड की सरकार काम करेगी और ये जो बड़ा मैंडेट दिया है, इस बड़े मैंडेट से हमको जो ऊर्जा मिली है, उस ऊर्जा को हम सेवा के भाव में परिवर्तित करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने चारधाम की यात्रा के दौरान यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की। सीएम ने निर्देश दिए कि इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाएगी, ताकि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु आवश्यक एहतियात बरते। उन्होंने इसके लिए बुजुर्ग और अस्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण की कारगर व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बुजुर्ग लोग अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के बाद ही यात्रा पर आए। तो देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई, जहां पर चारधाम यात्रा की व्यवस्था को लेकर ये बैठक की गई। तो वही एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाएगी, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को हरिद्वार स्थित पंजीकरण केंद्र पर अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। पर्यटन विभाग की ओर से अब पंजीकरण केंद्र पर महिलाओं, पुरुषों और दिव्यांगों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है और गर्मी के कारण यात्रियों को परेशान न होना पड़े, इसके लिए शेड लगा दिए गए हैं। वहीं कूलर की व्यवस्था भी कर दी गई है। आपको बता दें कि शुक्रवार को 10 काउंटर पर 1000 यात्रियों का पंजीकरण किया गया। यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर अब व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। अब महिलाओं, पुरुषों और दिव्यांगों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। तो वही 1000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और आपको बता दें कि साथ ही साथ लोगों को गर्मी ना लगे, इसके लिए शेड की व्यवस्था भी की गई और साथ ही साथ कूलर भी लगाया गया है। चारधाम यात्रा पर जाने के लिए बीटीसी परिसर में पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों को भले ही सुविधा देने का दावा सरकार और अधिकारी कर रहे हैं, मगर दावों की हकीकत तीर्थ यात्री खुद खोल रहे हैं। बीटीसी परिसर में आने वाले तीर्थ यात्रियों के रहने, खाने पीने की व्यवस्था तमाम स्कूलों में प्रशासन की ओर से की गई है। बावजूद इसके बीटीसी परिसर में रात के समय सैकड़ों तीर्थ यात्रियों को
खुले आसमान के नीचे सोते हुए आसानी से देखा जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए प्रशासन ने टोकन सिस्टम भी बनाया है, फिर भी लोग रजिस्ट्रेशन जल्दी कराने के चक्कर में रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर ही रात भर बैठे रहते हैं। ऐसे में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर तीर्थ यात्रियों को असुविधा हो रही, तो वहीं खुले आसमान के नीचे यात्री सोते हुए देखे जा सकते हैं। क्या आपको रहने की क्या व्यवस्था है? क्या हुआ आपके रजिस्ट्रेशन का? रजिस्ट्रेशन की परेशानी नहीं, रहने की व्यवस्था है। रजिस्ट्रेशन करने को परेशानी है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद इधर आया। हरिद्वार में नहीं हुआ? नहीं हुआ, 2 दिन नंबर को लेके नहीं हुआ। सुबह नंबर को लेके 4 बजे तो भी नहीं हुआ। 9 बजे फिर घर को गया, 11-12 बजे यहाँ भी हुआ। दोपहर में नंबर लग गया, हम आए नंबर लग गया कि बंद होगा। हम 15 दिन पहले ऑनलाइन करवा के आए थे। तो अभी क्या यहाँ पे कैसी व्यवस्था लग रही है आपको? व्यवस्था बिल्कुल अच्छी है, पानी की व्यवस्था है, डस्टबिन है, चार्जिंग पोर्ट है, शौचालय है, पास नहीं है। तो व्यवस्था तो बिल्कुल अच्छी है और पुलिस फोर्स भी पूरी घूम रही है। रहने की क्या व्यवस्था है? रहने के लिए तो अभी हमने ऐसा कुछ देखा नहीं, तो हमारी गाड़ी रात को है तो हमको 3-4 घंटे जागना है, फिर तो गाड़ी में बैठना है। रहने की व्यवस्था भी सही है, बढ़िया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देहरादून में यमुना कॉलोनी स्थित अपनी आवास के परिसर में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि घर में होने वाले किसी भी शुभ पर्व पर हम पौधारोपण से उस कार्य की शुरुआत करें ताकि हमारे व्यवहार में पर्यावरण संरक्षण जुड़ सके। इसके अलावा उन्होंने लोगों से पौधा लगाने की अपील की और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उपयोग को रोकने की दिशा में लोगों को जागरूक करने में सहयोग करने की अपील भी की। मैं सभी उत्तराखंड के वासियों को, भारत के वासियों को आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। बहुत आवश्यक है कि हम अपने पर्यावरण का बचाव करें, पेड़ लगाएं और जो हमारा पानी है, जल है, उसका संरक्षण करें। साथ ही साथ अपना पूरी पृथ्वी का संरक्षण करें, बचाव करें, पेड़ और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो एक बार फिर मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आज सिविल सर्विस की परीक्षा कराई जा रही है, जिसका मुआयना करने खुद आयुक्त पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि अल्मोड़ा में कुल 12 केंद्रों पर परीक्षा कराई जा रही है, जिसको लेकर कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने अल्मोड़ा के सभी केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पहुंचे कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि केंद्र में 50% लोग अनुपस्थित हैं। परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी सभी सेंटरों में धारा 144 लागू की गई है। परीक्षा 2 शिफ्ट में होनी है। तो अल्मोड़ा में एक्शन में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत नजर आए, जहां पर आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा हो रही, तो वहीं अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पे एक्शन में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत नजर आए हैं। देखिए, सिविल सर्विस प्रीलिम्स का एग्जाम्स चल रहा है और इसमें टोटल 12 सेंटर्स अल्मोड़ा जिले में है। दौरानी खेत में 10 यहाँ पे हैं। एक सेंटर का अभी मैंने इंस्पेक्शन किया है। इसमें यद्यपि काफ़ी बच्चे एब्सेंट है, ऑलमोस्ट 50% एब्सेंट है, लेकिन जो परीक्षा है ये निर्विघ्न में चल रही है और बहुत अच्छे तरीके से। तो वन विभाग अल्मोड़ा ने शीतला खेत स्याही देवी क्षेत्र में जंगलों की सुरक्षा और आग से जंगलों को बचाने के लिए जनता की ओर से सराहनीय काम करने के लिए, साथ ही आग को बुझाने में जन सहयोग के लिए सम्मेलन किया, जिसमें जिलाधिकारी वंदना ने शिरकत के दौरान समस्याओं को सुना और मौके पर ही उनका निस्तारण भी किया गया। इस दौरान जिलाधिकारियों ने विभाग द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया।
तो अल्मोड़ा में जन सहयोग के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया और जहां पर आपको बता दें कि अपने संदेश वनाग्नि रोकथाम में जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें हम जनता और महिलाओं के विशेष रूप से सहयोग लेकर हम वनाग्नि रोक सकते हैं। तो वो जो शीतला खेत में हमने पाया है कि क्षेत्रवासी और विशेष रूप से महिलाएं हमारा बहुत सहयोग देती हैं, तो उस मॉडल को पूरे अल्मोड़ा में प्रचार प्रसार करने के लिए अल्मोड़ा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए थे। सरोवर नगरी नैनीताल में गुरु सिंह सभा की ओर से सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस के मौके पर नैनीताल में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस मौके पर गुरु ग्रंथ साहिब की झांकी सजाई गई और गुरुद्वारे को भी सजाया गया। वहीं नगर कीर्तन मल्लीताल गुरुद्वारे से शुरू होकर माल रोड होता हुआ दोबारा गुरुद्वारे पहुंचा, जहां जगह जगह नगर कीर्तन के लोगों के लिए ठंडा पेयजल उपलब्ध करवाया गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं नैनीताल की, जहां पर गुरु अर्जुन देव की शहीदी दिवस पर नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। वही गुरु ग्रंथ साहिब की झांकी सजाई गई और इस मौके पर नगर कीर्तन वालों के लिए ठंडे पेयजल की व्यवस्था भी की गई। जवान प्रवीण सिंह गुसाई आतंकवादियों के सर्च अभियान के दौरान जम्मू कश्मीर के शोपियां में शहीद हो गए थे। शनिवार को सैन्य सम्मान के साथ प्रवीण का अंतिम संस्कार उनके पैतृक घाट महड़ शिवपुरी में हुआ। इस दौरान क्षेत्र के लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही थी। वहीं बता दें कि प्रवीण गुसाई अपने अन्य साथियों के साथ आईईडी धमाके की चपेट में आ गए थे। इस हमले में 6 से 7 जवान घायल हो गए थे, जिन्हें श्रीनगर उपचार के लिए ले जाया गया। तो वही इलाज के दौरान प्रवीण गुसाई शहीद हो गए थे। प्रवीण अपने पीछे अपनी पत्नी और 6 साल के बेटे को छोड़ गए। रिटायर हवलदार प्रताप सिंह गुसाई के नम आंखों से अपने बेटे को मुखाग्नि दी। तो टिहरी में पंचतत्व में विलीन हुए देश के लाल शहीद प्रवीण गुसाई और इस मौके पर भारी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर उनको अंतिम विदाई दी। तो वहीं पिता ने नम आंखों से अपने शहीद बेटे को मुखाग्नि दी। शहीद श्री परवीन जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं और उनके परिवार का ढांढस बंधाने के लिए, और यहाँ जो भी कार्रवाई थी वो संपन्न हुई और पूरे गन सैल्यूट के साथ उनको अंतिम विदाई दी। परवीन ने अपनी शहादत दी हमारी रक्षा के लिए और हमारा सबका गला भरा हुआ है। देखिए, इस देश की रक्षा के लिए पहली बूंद अगर रक्त की देता है तो ये उत्तराखंड का जवान देता है, और टिहरी के बेटे ने प्रवीण ने अपनी शहादत दी है। अब ये देश का फर्ज बनता है कि वो उसके परिवार के हितों की रक्षा करें। ठीक है, आज एक जो है लोगों में उबाल है, इस देश की रक्षा के लिए प्रवीण ने अपनी शहादत दी है, लेकिन जो है वो भविष्य में भी उसी तरह का जो है उनके परिवार के हितों की रक्षा के लिए हम कुछ कर सकें। हल्द्वानी में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कौशल विकास रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मंडल आयुक्त ने कहा कि इसका उद्देश्य कौशल और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना व संकल्प कार्यक्रम के तहत संचालित योजनाओं में कौशल विकास का प्रशिक्षण और विभागों के साथ कन्वर्स कराना है। युवाओं को संचालित कोर्स और प्रशिक्षण की जानकारी देना है। युवाओं के स्किल्ड होने से उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर और युवा एक सफल उद्यमी बनकर रोजगार प्रदाता बनेंगे। वही स्वरोजगार की दिशा में ये एक बेहतर पहल साबित होगी। तो हल्द्वानी में कौशल विकास रथ को हरी झंडी दिखाई गई, वहां उसको रवाना किया गया। वही आयुक्त दीपक रावत ने इसे हरी झंडी दिखाई और स्वरोजगार की दिशा में इसे एक बेहतर पहल बताया गया। चलो बढ़ाओ भैया, गाड़ी बढ़ाइए।
इसका पूरा फ्रेम और पूरा कटिंग और वो सब करवाया, घड़ी बना दी, एक घड़ी बनाई। ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग बना रहे हैं सर। तो सर ये हल्द्वानी में कौशल विकास रथ को रवाना किया गया। वहीं आयुक्त दीपक रावत ने इसे हरी झंडी दिखाई और साथ ही साथ इसको स्वरोजगार की दिशा में एक बेहतर पहल भी बताया। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर इस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई कौशल विकास रथ को रवाना किया गया। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जहां पर आयुक्त दीपक रावत ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया और साथ ही साथ स्वरोजगार की दिशा में एक बेहतर पहल इसे बताया। इसका पूरा फ्रेम और पूरा कटिंग और वो सब करवाया, घड़ी बना दी, एक घड़ी बनाई। ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग बना रहे हैं सर। तो सर ये देखिए, कौशल रथ को भी यहाँ पे झंडा दिखाया गया और कुमाऊं के सभी मेजर सेंटर्स में जो हमारे मेजर टाउन्स हैं और बल्कि जो और भी हमारे छोटे कस्बे हैं उन सब पे ये जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो अलग अलग तरह की स्किल्स हैं, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स हैं जो लगभग 125 के आसपास हैं, उनके बारे में हमारे जो युवा हैं, इसमें जो इनफैक्ट एज ब्रैकेट तो 45 तक का है, उनको प्रचार प्रसार के माध्यम से बताया जाएगा कि किस किस तरह की स्किल्स हैं जिनकी ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसका पर्पस यही है कि हम स्किल्स से प्राप्त करते हुए स्वावलंबी बने। और इसमें कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जो कि रेजिडेंशियल हैं, जिसमें कि कोई भी पैसा कैंडिडेट को नहीं देना होगा, एक तरह से निःशुल्क हैं। और पिछले जब से प्रोग्राम ये चल रहा है तब से काफी लोगों को प्लेसमेंट भी दिया जा चुका है। उम्मीद करते हैं कि मीडिया के माध्यम से भी इसका अच्छा प्रचार प्रसार हो। ये दो जो मोबाइल वैन्स हैं इनका आज फ्लैग ऑफ हो रहा है, जो कि कौशल विकास से, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए उत्तराखंड में और विशेष तौर पर आज कुमाऊं के विभिन्न जनपदों में और उनके रिमोट एरियाज में, विलेजेज में, न्याय पंचायतों में इनको भेजा जा रहा है। इनका उद्देश्य है कि ये कौशल विकास शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग यानी ITI के में प्रवेश से संबंधित जागरूकता फैलाएंगे। राज्य में जो सेक्टर्स हैं जो कि स्किल डेवलपमेंट से संबंधित हैं और जिनमें जो है बच्चे ट्रेनिंग कर सकते हैं, अपना रोजगार ले सकते हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और खानपुर विधायक उमेश कुमार के बीच जुबानी जंग तूल पकड़ती जा रही है। प्रणव चैंपियन ने विधायक उमेश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने उमेश कुमार से अपनी जान को खतरा बताया। इसके अलावा उन्होंने खानपुर विधायक पर यूपी के कुख्यात अपराधियों को संरक्षण दिए जाने के भी आरोप मढ़े। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने आरोप लगाते हुए कहा कि खानपुर विधायक उमेश कुमार को प्रदेश के कुछ अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो गंभीर अनियमितताएं करते आ रहे हैं और उमेश कुमार विधानसभा जैसे पवित्र मंडप को भी कलंकित कर रहे हैं, जिनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज है। साथ ही ये आरोप भी लगाया कि उमेश कुमार ने दिल्ली में बलात्कार जैसे घिनौना अपराध भी किया है। तो देहरादून में बीजेपी के पूर्व विधायक ने आरोप लगाया, उन्होंने MLA उमेश कुमार पर आरोप लगाया और साथ ही साथ उनका कहना है कि उमेश कुमार से मुझे जान का खतरा है। तो प्रणव चैंपियन ने MLA उमेश कुमार पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में भी उन्होंने बलात्कार जैसे घिनौने काम को अंजाम दिया है और उन्होंने उन्होंने MLA उमेश कुमार पर अपनी जान का खतरा भी बताया है। दुर्भाग्य है कि देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे जनप्रतिनिधि चुन के आ गए जिन्होंने विधानसभा के जैसे पवित्र मंडप को कलंकित किया, जिनके ऊपर 30 मुकदमे दर्ज हैं और बलात्कार जैसा घिनौना मातृशक्ति के विरुद्ध अपराध जो उन्होंने किया दिल्ली में हाईकोर्ट में, जिसमें उनको कॉल किया गया, नोटिस इशू किया गया है, और जिनका पराई स्त्री के साथ शारीरिक संबंध का वीडियो भी वायरल हो चुका है। जहां उत्तराखंड में हमारी मातृशक्ति को हम बहुत सम्मान का औहदा देते हैं, हमारी माताओं बहनों की वजह से उत्तराखंड को आजादी मिली, उत्तराखंड बना, उसकी स्वतंत्रता सेनानी है वो, हम कैसे महिलाओं के अपमान करने वाले को बर्दाश्त करें? हमारे द्वारा खुलकर उनके विरोध में बोला गया, उनकी सच्चाई को उजागर किया गया, पहले हमें भी पता नहीं था। इसलिए खानपुर क्षेत्र की भोली भाली जनता को बरगलाकर, काले धन की चमक दमक दिखाकर, हेलीकॉप्टर्स, महंगी गाड़ियां, शराब, पैसा बांटकर
ये विधायक बन गए। खबर दिनेशपुर से है, जहां गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के जयनगर नंबर 3 में लोग नाली और सड़क को लेकर काफी परेशान हैं। सड़क के जर्जर हालत होने के चलते यहां आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे और जिला प्रशासन को इसकी जानकारी भी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं होता है तो आंदोलन कर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो दिनेशपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। सड़क और नाली की जर्जर हालत से ग्रामीण काफी परेशान है और जिसको लेकर उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत भी की जा चुकी है। ये जो हमारे गांव की समस्या, ये हमारे जो प्राइमरी विद्यालय से लेकर इंटर कॉलेज तक की ये रोड है, इसके लिए हमने प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। माननीय कैबिनेट मंत्री जो हमारे पूर्व में विधायक जी अभी जो हमारे हैं प्रेजेंट में अरविंद पांडे जी के द्वारा इस रोड का प्रस्ताव आगे पेश किया गया था, जिस कारण से कि ये रोड बनने के लिए उन्होंने कहा है। प्रस्ताव तो पास हो गया है, बट जो नाला है, नाले की वजह से बजट सेंशन नहीं हो पा रहा है, इस कारण ये रोड रुकी पड़ी है। अभी मेरी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से अभी 4 दिन पहले बात हुई थी। हम ब्लॉक में गए थे किसी मीटिंग, तो वहाँ पे हमने बात की थी इस सिलसिले में। तो उन्होंने कहा है कि बस नाले का बजट जैसे ही पास हो जाएगा, जैसे सेंशन होगा, वैसे ही रोड का काम चालू हो जाएगा। अधिकारियों के पास गए, सारे अधिकारी आए हुए थे, डीएम पटवारी कानून को रोड नापा, नाले के लिए नापा, लेकिन अभी तक 2 साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। हम विधायक जी से भी मिले कई बार, उन्होंने भी कहा, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 3 साल से रोड पास है, इस बार गर्मी भी बन जाएगी, इस बार गर्मी बन जाएगी। पूरा गांव हमारा मंत्री जी को जिताने में, पूर्व मंत्री जो हमारे पांडे जी थे, इसमें विधायक है वर्तमान के, पूरा गांव जिताने में तन मन धन से पूरा सहयोग किया। मैं भी भाजपा का बहुत जो तन मन धन से पूरा सहयोग किया उनको। नगर पंचायत हराली को बने हुए भले ही 6 साल के आसपास हो गए हो, लेकिन यहाँ चुनाव हुए भी लगभग 4 साल होने को आए हैं, लेकिन अब तक भी शहर का कूड़ा करकट एकत्र करने के लिए नगर पंचायत एक कूड़ा निस्तारण ग्राउंड का निर्माण नहीं करा पाई। अब नगर पंचायत हराली की तरफ से सुनला पेट्रोल पंप के पास जगह चयनित कर ट्रेंचिंग ग्राउंड के साइड डेवलपमेंट का टेंडर निकाला गया। कि ये लोग खाली ऐसी बोल रहे हैं, आगे कागज भेजने का बोल रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है। देखते हैं, अभी हम भी वेट कर रहे हैं। अगर कुछ हो जाएगा तो हम वेट करते हैं, अगर नहीं तो हम आगे जाके आंदोलन करेंगे। विरोध किस विरोध ये है कि हमको वहाँ डंपिंग जोन नहीं बनना ही चाहिए, क्योंकि हमारे खेत वहीं है, हमारा गाँव पूरा आने वाला टाइम पर वहीं अपना फ्यूचर है। हम पूरा ऑलरेडी जो सिमालचरण गाँव स्लट जोन में आता है, इसका पूरा उधर शिफ्ट होने वाला है। तो वहाँ अगर डंपिंग जोन बन के तो हम वैसे नहीं रह सकते हैं, तो वो बहुत बेकार है। कुल मिला के मेन रोड है, प्लस पेट्रोल पंप आ चुका है। इसमें ऐसा है, ये हमें शासन द्वारा ये जगह जो है जिला प्रशासन और शासन द्वारा आवंटित हुई है, और इसमें हमने अभी टेंडर कराया है, क्योंकि एनजीटी के नियमों के अनुसार हर जगह कूड़ेदान बनाए जाने हैं। तो जो भी जगह हमें दी गई है शासन प्रशासन द्वारा, उस पर हमने टेंडर कराया है। अब ये आज मेरे सामने पहली बार ये विरोध का एक स्वर उठा है, और यहाँ से ये सिमलसैंड के नागरिक जो हैं वो आए हैं, तो उन्होंने ज्ञापन दिया है मुझे, और मैं इसमें उच्च अधिकारियों के सामने अपने ये बात रखूंगा, और जैसा भी निर्णय वो मुझे आदेश देंगे मैं उस प्रकार काम करूँगा। पौड़ी के भट्टी गांव में गुलदार ने आतंक मचाया हुआ है। गुलदार ने 75 वर्षीय महिला को निवाला बनाने के बाद इस क्षेत्र के ग्रामीणों का आक्रोश अब 7वें आसमान पर है। ग्रामीण वन विभाग का घेराव कर गुलदार को जल्द ढेर करने की मांग उठा रहे हैं, जिससे उनका क्षेत्र गुलदार के हमलों से निजात पा सके। वहीं ग्रामीणों को डीएफओ गढ़वाल वन प्रभाग ने भरोसा दिलाया है कि गुलदार को आदमखोर घोषित किए जाने की प्रक्रिया गतिमान है। जैसे ही गुलदार को ढेर करने की अनुमति मिलेगी, वैसे ही शिकारी दल को भी यहां तैनात कर दिया जाएगा। पब्लिक भी अगर सतर्क नहीं होगी जब तक, तब तक सरकार की भी जब तक प्रदर्शन तो करना पड़ेगा। अभी भी सुबह की न्यूज पे कदम नहीं उठाएगी तो पब्लिक। गांव की रहने वाली थी, महिला थी, वो अपने घर के आंगन में थी, उन पर भी हमला करके उनको मार दिया गया है।
उनका जब हम उसी केस के सिलसिले में जब गाँव में पहुँचे, बस स्थिति देखी गई तो वहाँ ग्रामीणों द्वारा सपलोरी की तरह ही प्रतिरोध किया गया और दबाव दिया गया कि इस बात की समस्या को या गुलदार की समस्या को सुलझाया जाए। तो उनको पूरा आश्वासन दिया हमने और पिछला लगाने की कार्रवाई की गई है, शूटर की व्यवस्था भी की जा रही है और जो ऐसे चीज़ें जो व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित हैं उनकी भी उनको सलाह दी गई है कि अकेले न चलें, कम से कम एक ग्रुप में चलें, प्रकाश की व्यवस्था रखें। एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं। कोई बोल रहा है यहाँ पे 3 बाग हैं, कोई बोल रहा है यहाँ पे 1 बाग है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ हमारी प्राइमरी स्कूल जूनियर स्कूल बंद होने के कारण वहाँ नीचे के स्कूल में जाते हैं, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। हमारे बच्चे पौड़ी जाते हैं, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं। ऐसी गाड़ी नहीं कि जो हमारे लिए नीचे बस लगी हुई थी, उस बस को भी इन लोगों ने बंद करवा दिया है। और हमको ऐसी डर है कि हम सुरक्षित नहीं है। हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि उन बागों को पकड़वा कर, ऐसी ये नहीं कि फिर यहाँ से पकड़वा दिए दूसरी जगह छोड़ दी। दिनेशपुर के हरि मंदिर के पास कुछ दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में 10वीं की छात्रा की मौत हो गई थी, लेकिन पुलिस इस मामले में अभी तक कोई जानकारी नहीं जुटा पाई है, जिसको लेकर मृतका के परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और थाने का घेराव कर उचित कार्रवाई की मांग की। इस दौरान बंगाली समाज के एम्प्लॉयज फॉर्म के लोग मृतक के परिजनों को लेकर थाने पहुंचे और जहां बंगाली एम्प्लॉयज फॉर्म के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समीर राय ने कहा कि दिनेशपुर में अपराध काफी बढ़ गया है और जिसको लेकर थाना अध्यक्ष से मिलने आए हैं। कि जो 16 साल की लड़की थी जिसका अभी 10-11 दिन पहले जिसने आत्महत्या किया है और आए दिन हमारे क्षेत्र में लगभग 20 बच्चे इस तरह से आत्महत्या करे हैं और हम लोग सब चिंतित है। हमारे क्षेत्र में ये क्या हो रहा है कि ये छोटे छोटे बच्चे जिनको पढ़ने का उम्र है, जिनको पढ़ना लिखना चाहिए, और वो सब आत्महत्या करते जा रहे हैं। बारे में हम लोगों ने यहाँ दिनेशपुर थाने में पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट दर्ज कराया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें मिल गया है, पर हमें डाउटफुल है कि इस तरह से बच्चे के साथ कुछ इस तरह का नाइंसाफी हुआ है कि उसको सुसाइड करने के लिए बाध्य किया गया है। खबर ऋषिकेश से है, जहां सोंग नदी में नहाने के दौरान देहरादून के युवक की डूबने से मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक देहरादून से 29 वर्षीय अजय उनियाल रायवाला में अपने रिश्तेदारी में पहुंचा था। वहीं अजय अपने दोस्तों के संग सोंग नदी में नहाने के लिए चला गया। गहराई का अंदाजा नहीं होने की वजह से अजय अचानक नदी में डूब गया, जिसके बाद दोस्तों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी और स्थानीय लोगों की मदद से अजय को बेहोशी की हालत में नदी से बाहर निकाला, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद अजय को मृत घोषित कर दिया। ऋषिकेश मुनि किरेती थाना क्षेत्र में गंगा घाट पर एक 5 साल की बच्ची गंगा में बह गई। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने सर्च अभियान चलाया। फिलहाल अभी तक बच्ची का कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के अशोक नगर का एक परिवार शीशम झाड़ी के वेदांत आश्रम में रुका था। राजधानी देहरादून में रिकॉर्ड गर्मी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जून के पहले सप्ताह में ही देहरादून का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है, जिससे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पिछले लगातार कई दिनों से तापमान 40 के ऊपर जाने से लोगों का गर्मी से बुरा हाल हो गया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि इस समय नमी नहीं होने और ड्राई हवा के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने बताया कि पूरे सप्ताह इसी तरह गर्मी का प्रकोप रहेगा। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।